क्या भारत को रशिया से Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदना चाहिए? रुस्तम 2 की अपग्रेडेड वेरिएंट में क्या क्या नए सिस्टम को ऐड किया गया है? भारत ने एफजेपी प्रोग्राम से पीछे हटने का फैसला क्यों किया था? और चाइना अभी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर उस वैक्सीन को ट्राई करना चाहता है जिसको वो अपने लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं करना चाहता है, और किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने अपने लोगों को चाइनीज लैब्स को बेच दिया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लेके है। डिफेंस एविएशन में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अभी रशिया की Tu-160 की तरह एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है, क्योंकि चाइना अभी अपने फ्लीट में H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को इंडक्ट कर रही है और चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई ऑप्शन है तो वो रशिया की Tu-160 एयरक्राफ्ट है, जिसको व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। ये एक वेरिएबल स्वीप विंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसको 1970s के दौर में डेवलप किया गया था, और ये अभी तक सबसे बड़ा और हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि मार्क 2 से ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। रशिया की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले 1987 में अपने फ्लीट में शामिल किया गया और उसके बाद 20s के दौर में इसको अपग्रेड करना भी शुरू कर दिया गया था, और 2014 में पहली अपग्रेडेड Tu-160 एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। हर एक Tu-160 एयरक्राफ्ट में 4 NK-32 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली सबसे ताकतवर इंजन है। इनमें 4 क्रू होते हैं, जिनमें से एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बार्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑपरेटर होता है। बॉम्बिंग के अलावा इसको दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल कैरियर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में ये एयरक्राफ्ट भारत को कोई खास फायदा दिला सकता है? क्योंकि भले ही चाइना अपनी फ्लीट में कितनी ही H-6 बॉम्बर को इंडक्ट कर ले, लेकिन S-400 सिस्टम के होते हुए ये कभी भी भारत में एंट्री नहीं कर सकता है, और साथ ही हमारा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इनको मार के गिरा सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत Tu-160 एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो हम कभी भी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स या फिर पीपल लिबरेशन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें चाइना के अंदर कहीं पर स्ट्राइक करना है तो सबसे सेफ ऑप्शन मिसाइल स्ट्राइक है, और इसी बात को लेके काफी अरसे से डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच मतभेद चलता आ रहा है। क्योंकि बॉम्बर्स को जब इनिशियली इस्तेमाल करना शुरू किया गया तब एयर डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस नहीं हुए थे, और ना ही रडार और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ था, जिस वजह से बॉम्बर आराम से जाके बम गिरा के चले आते थे। लेकिन अभी के हालात में देखा जाए तो दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके एयर डिफेंस सिस्टम तक इनको मार गिरा सकते हैं, और आज के दौर में इसे तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम दुश्मन के एयर स्पेस के ऊपर कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी को हासिल कर लेंगे। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके है। एडी की तरफ से अभी रुस्तम 2 ड्रोन की एक अपग्रेडेड वेरिएंट को तैयार किया गया है और इसकी टेस्ट फ्लाइट को जल्द ही किया जाएगा। ये रुस्तम 2 का 7वां प्रोटोटाइप है जिसका नाम AF-6 है, और इससे पहले जो 6th प्रोटोटाइप था वो कर्नाटका के चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में 17 सितंबर 2019 को क्रैश हो गया था। इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि हालांकि इसकी स्ट्रक्चर में कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन बेस को लौटते वक्त ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन के बीच लगातार लिंक ब्रेक हो रहा था और ये टर्बुलेंस के अंदर भी पड़ गया था, और इसी वजह से ये क्रैश हो गया था। लेकिन अभी 7th प्रोटोटाइप में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब इसमें एक 180 हॉर्स पावर की ऑस्ट्रो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें पहले एक 115 HP की रोटैक्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इसमें अभी एक सॉलिड स्टेट लाइटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, एक इंडिजिनस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। मेन पेलोड के तौर पर इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, सिंथेटिक एपर्चर रडार और मीडियम टू लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को लगाया गया है, जो कि सर्वेलेंस में इसकी मदद करने वाले हैं। रुस्तम 2 को सबसे बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी की तरफ से इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। आर्मी इसकी करीब 60 यूनिट को इंडक्ट करने वाली है, जबकि एयरफोर्स 12 और नेवी 4 यूनिट को ऑर्डर कर सकती है। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना था कि ड्रोन थोड़ा भारी है, जिस वजह से अभी इसकी वेट को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और एडी का कहना है कि वो इसको करीब 260 kg तक रिड्यूस कर सकते हैं। अगला अपडेट Su-57 को लेके है। दोस्तों कुछ दिन पहले इसको लेके एक अपडेट आया था कि रशिया अभी Su-57 की एक अपग्रेडेड वेरिएंट को भारत को ऑफर करने वाला है, लेकिन आज इसी को लेके नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया है कि पहले भारत की तरफ से Su-57 को इंडक्ट करने के लिए इनकार क्यों किया गया था, और ये बात अभी इंडियन एयरफोर्स की किसी ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट जो भारत की तरफ से दर्शाया गया था वो ये था कि Su-57 भारत को काफी महंगे पड़ने वाले थे
और भारत इनकी इंजन और स्टेल्थ परफॉर्मेंस को लेकर संतुष्ट नहीं था। हालांकि अभी Su-57 के लिए नए इंजन को डेवलप किया जा चुका है, पर फिर भी स्टेल्थ के मामले में यह अभी भी वेस्टर्न फाइटर से पीछे है। इनिशियली भारत इसकी 144 यूनिट को खरीदने वाला था और इसके लिए करीब $6 बिलियन भी भारत इन्वेस्ट करने वाला था, क्योंकि रशियन Su-57 और इंडियन FGFA में काफी अंतर था। रशियन वेरिएंट FGFA से काफी सिंपल था, जबकि FGFA में वाइडर वैरायटी के वेपन्स और एवियोनिक्स लगने वाले थे, जो कि फ्यूचर में इंडियन वेपन के साथ साथ वेस्टर्न वेपन को भी कैरी कर सकता था। लेकिन रशिया सिर्फ अपने लिए ही प्रोटोटाइप को बनाता रहा, जबकि FGFA का एक भी प्रोटोटाइप रशिया ने बनाकर भारत को नहीं दिया। इसके बाद भारत की तरफ से इस प्रोग्राम की जॉइंट डेवलपमेंट से पीछे हटने का फैसला किया गया। साथ ही इनिशियल दौर में Su-57 के जो प्रोटोटाइप थे उनमें क्वालिटी इशू पाए गए थे और हाई जी टर्न के दौरान एक बार इसका विंग सेक्शन थोड़ा सा टूट गया था। लेकिन ये सब टेम्परेरी बातें थी जिसको डेवलपमेंट के दौरान फिक्स किया जा चुका है और अभी फाइनली रशिया अपनी फ्लीट में Su-57 की करीब 76 यूनिट को इंडक्ट कर रहा है और इसकी इंजन और क्वालिटी को लेकर जितने भी इशू थे उसको मैक्सिमम सॉल्व किया जा चुका है, पर अभी भी स्टेल्थ के लिहाज से ये उतना बेहतर एयरक्राफ्ट नहीं है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके। आप सब जानते हैं कि इन दोनों में चंगू मंगू की यारी है और कुछ भी हो जाए ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अभी पूरी दुनिया भर में जो चाइनीज आयता फैल गया था उसकी वजह से सभी देश अभी इसकी वैक्सीन बनाने में जुट गए थे। जैसे कि सबसे पहले ये चाइना में शुरू हुआ था, तो चाइना ने सबसे पहले इसकी वैक्सीन को डेवलप करना शुरू किया था और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना ने अभी इसको लगभग डेवलप कर लिया है और इसको अभी वो ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करना चाहते हैं। लेकिन रुको, यहाँ पर कुछ मजेदार फैक्ट है। बात कुछ ऐसी है कि 21 अप्रैल को चाइना की एक लीडिंग हेल्थ केयर ग्रुप की तरफ से यानी कि सिनोफार्मा की तरफ से पाकिस्तान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को एक लेटर लिखा गया था और इसमें वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को लेकर कुछ कंडीशन दिए गए थे और अगर पाकिस्तान इसमें चाइना का साथ देता है तो ये वैक्सीन सबसे पहले पाकिस्तान को मिल जाएगी। इसको अभी वो 2 फेज में टेस्ट करेंगे। पहले फेज में छोटे ग्रुप में इसको टेस्ट किया जाएगा, यानी कि कम लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फेज 2 के दौरान 100 से 1000 लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया जाएगा। आप सब बोलेंगे कि इसमें बड़ी बात कौन सी है, और ये अच्छी बात है कि अगर ह्यूमन ट्रायल होता है तो वैक्सीन सबको मिल सकती है। लेकिन इसी वैक्सीन की जब फेज 0 को चाइना में टेस्ट किया गया था तो तब इसके रिजल्ट काफी खतरनाक पाए गए थे और इसी वजह से चाइना अब इस वैक्सीन को अपने लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि अगर इसको वो अपने लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर इसको वो टेस्ट क्यों करना चाहते हैं? या तो वो पाकिस्तान के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं या फिर उनको ये लगता है कि हमने पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया है कि हम जो चाहे उनके साथ वो बर्ताव कर सकते हैं। अब इस तरीके की कोई भी टेस्टिंग पाकिस्तान में करने के लिए पाकिस्तान की सरकार की मर्जी होना जरूरी है और वो बिना मर्जी के ये नहीं कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान की सरकार अभी उनकी लोगों को चाइनीज लैब्स को बेच रही है और ये बात मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है। एक बार को अगर हम इंसानियत के नाते देखें तो जो चीज चाइना अपने लोगों के ऊपर नहीं करना चाहता है उसको वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ट्राई क्यों कर रहा है और इन ट्रायल को किन लोगों के ऊपर किया जा सकता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।